जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का एक ऐसा मॉक टेस्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा जिस मॉक टेस्ट के माध्यम से पूरी सीडीपी को कंप्लीट किया जाएगा। तो साथियों, इन 30 क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा। परीक्षा से पहले अगर आपने एंट्री ली है, इन सभी के सभी 30 क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा। एग्जाम बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका राइट आंसर कि विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। तो अगर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि किशोर अवस्था में, तो बिल्कुल करेक्ट है। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है साथियों? देखिए, चिंतन इंसान तभी करेगा जब उसके पास समस्या होगी तभी वो सोच विचार करेगा, सोचेगा, चिंतन करेगा। तो इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न है कि बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम क्या होता है। तो साथियों, क्या होता है ये आपको बताना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना। तो साथियों, किसी को दंड दिया जाता है तो कार्य करने के लिए वो प्रेरित नहीं होते। बच्चे की छवि की सुरक्षा होती है, तो नहीं। उनके अंकों में सुधार होता है, गलत। उनकी स्वयं के प्रति अवधारणा नष्ट होती है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा। अगर बात करें साथियों, बच्चे को कभी सजा नहीं देना है, सजा देकर उसको कभी नहीं सिखाना है। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या होता है, आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताइए। कौशल अर्जन, ज्ञान अर्जन, व्यवहार में परिमार्जन या व्यक्तिक समायोजन? तो मैं कहूंगा साथियों, व्यवहार में परिमार्जन होता है सीखने का। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, वाणी दोष नहीं है। अब वाणी किसकी साथियों दोष नहीं है? क्या ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण की, या धीमी या तेज गति से बोलने की? तो मैं कहूंगा साथियों, हकलाने या तुतलाने की। देखिए, वाणी दोष जो होता है ना, अगर ध्वनि परिवर्तन है या अस्पष्ट उच्चारण है तो वो वाणी दोष कहलाएगा। हकला रहा है, तुतला रहा है बच्चा, तो वो भी वाणी दोष कहलाएगा। तीव्र अस्पष्ट वाणी है तब भी वो साथियों वाणी दोष कहलाए। लेकिन अगर बात करें वो धीमी गति से या तेज गति से बोलता है तो वो एक तरीके से वाणी दोष नहीं होता। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। उसके बाद देखिए कि एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा किसका लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो साथियों देखिए, कोई बच्चा है, भाषा को पढ़ नहीं पा रहा है, और जब पढ़ नहीं पा रहा है तो उसको कौन सी साथियों अगर बात करें दिक्कत होगी, उसको पठन अक्षमता होगी, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है डिसलेक्सिया। इसलिए जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए कि कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। बहुत लेटेस्ट वर्जन का क्वेश्चन है, समझ लीजिए। मतलब ये हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा जा रहा है, जो भी एग्जाम 2023 में हुए थे और आने वाले जो 2024 में एग्जाम है उसमें भी साथियों क्वेश्चन आएगा। अगर बात करें लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, गलत। लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना, साथियों ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए, अच्छी अच्छी लड़की, अच्छा लड़का कहकर विद्यार्थी के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए, या कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। तो लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना, ये साथियों क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा। उसके बाद देखिए कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थी की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी और अध्यापक का आवश्यक अनुपात कितना होना चाहिए, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो विद्यार्थी और अगर बात करें विद्यार्थी और अध्यापक का जो अनुपात होना चाहिए वो 1:30 का होना चाहिए, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। सबसे पहले हमें ये ढूंढना होगा कि कौन कौन से कथन सही हैं क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में। तो यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है, ये तो सही है साथियों। यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है, यह बात भी बिल्कुल सही है। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। तो साथियों अगर बात करें ना, यहां पर पूछा गया था कथन सही नहीं है, तो कथन जो सही नहीं है वो ऑप्शन नंबर 3 वाला कथन सही नहीं, और यही आपका राइट आंसर हो जाता है।
और ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं तो ये भी गलत है साथियों। स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये तो सही है, गलत नहीं, ये सही है। यहां पर ये पूछा गया था कि सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है साथियों, मैं आपको बता चुका हूं, ऑप्शन नंबर 3 वाला सही नहीं है और यही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न देखिए कि बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति इसमें से कौन सी है? विस्तृत व्याख्या करना तो नहीं, विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, उसके अलावा साथियों शामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, या बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना। तो मैं कहूंगा साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब अगर आप कहें ऑप्शन नंबर 2 के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या होता है? देखिए, अगर बच्चा टेस्ट में फेल हो रहा है या किसी परीक्षा में फेल हो रहा है तो साथियों जो बात कही जाएगी ना, गलती किसकी होना चाहिए? गलती होती है टीचर की हमेशा। बच्चा कभी गलत नहीं होता है। तो बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, गलत। बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से नहीं किया, नहीं उत्तर होगा। बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। व्यवस्था फेल होगी, यानी कि जो टीचर्स है ना साथियों उनकी गलती है जब बच्चा फेल होता है। तो इसलिए आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर 4 के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों अगर चैनल पर आप सभी लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए साथियों, और हो सके तो इस वीडियो को एक शेयर अवश्य कीजिएगा। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। देखिए, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है, कौन सा हो सकता है साथियों? परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। तो देखिए, कभी भी परीक्षा परिणामों पर केंद्रित नहीं होना चाहिए। शिक्षा हमेशा बाल केंद्रित होती है, बच्चे को सेंटर में मानकर। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर बिल्कुल सही जवाब साथियों। रटने को कभी प्रोत्साहन नहीं दिया जाता अगर शिक्षण की तकनीक अपनाकर, यह भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न बताइए, इसका राइट आंसर बताइए। चलिए देखिए साथियों, अगर मैं आपको बताऊं ना कि जो भी जो हमारी बहन है यहाँ पर वो वीडियो को वॉच कर रही हैं और जो हमारे भाई हैं उनको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, तो साथियों मैंने एक ऐसी प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार कर दी है, ऐसी वीडियोस तैयार कर दी हैं कि जिनको अगर आप देख लेते हैं तो कम से कम सीटेट का एग्ज़ाम आपका बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा। उन वीडियोस को अगर आप लोग देख लेते हैं तो एग्ज़ाम आपका क्रैक हो जाएगा। वो वीडियो आप कैसे पा सकते हैं, क्या उसका कुछ शुल्क है? बिल्कुल निःशुल्क है साथियों, 1 रुपया भी कभी भी आपसे नहीं लिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो अगर बात करें वो वीडियो कैसे साथियों ले सकते हो, तो कमेंट सेक्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का। उस पूरी प्लेलिस्ट को अगर आप देख लेते हो ना, तो ये समझ लीजिए प्रश्न की अगर बात करें सीटेट में जैसे भी क्वेश्चंस आ जाए एग्जाम में, प्रश्न आपका वहीं से फंसेंगे। चलिए, तो 13वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे में संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, बताइए। चलिए, तो अगर बात करें साथियों क्या खेल का मैदान है, तो खेल के मैदान में हमें ये नहीं मिल सकता। विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण है तो ये बिल्कुल सही हो जाता है। आंसर अगर आप कहें ऑप्शन नंबर 2 तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, यानी कि कौन कौन से बुद्धिमान बच्चे के लक्षण हैं? वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता कर देता है। कभी भी अगर कोई बच्चा रट लेता है तो वो गलत कर रहा है साथियों। वह जो हमें क्या ढूंढना है, बुद्धिमान बच्चे के लक्षण ढूंढना है हमें इसमें से। वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, तो ये तो एक बुद्धिमान बच्चे की लक्षण हुआ। वह जो अमूर्त रूप से सोचता है, ये भी बिल्कुल लक्षण हुआ। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेता है, ये भी एक अच्छे बच्चे का लक्षण हुआ। लेकिन अगर कोई बच्चा रटता है तो वो साथियों बुद्धिमान बच्चा नहीं कहलाएगा, यानी कि वो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं होगा। तो जिनका आंसर 1 है तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल, धारा, सभा इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया था? तो साथियों ऐसा किसने किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये एग्जाम में प्रश्न आपका ट्रेंड करेगा, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। मूल्यांकन से अभिप्राय क्या है साथियों, आपसे पूछा जा रहा है क्या मूल्यांकन होता है? क्या छात्रों की आवश्यकता का पता लगाना मूल्यांकन है, छात्रों की बुद्धि का पता लगाना मूल्यांकन है, या छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना मूल्यांकन है, या स्वस्थ परीक्षण करना मूल्यांकन है? तो मैं कहूंगा साथियों कि मूल्यांकन जो है ना वो छात्रों के अधिगम की सफलता और असफलता का अध्ययन करना है। बेसिक शिक्षा के लिए महात्मा गांधी जी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया? मैं आपको बता देता हूं साथियों, देखिए शिक्षा जो होनी चाहिए वो बाल केंद्रित होना चाहिए।
ठीक है, पहली बात आपको ध्यान रखना है, बच्चे को कभी दंड नहीं दिया जा सकता है क्योंकि दंड से बच्चा सीखेगा नहीं और सहम जाएगा। ये हमारी नई शिक्षा नीति कहती है। अगर बात करें बेसिक शिक्षा के लिए महात्मा गांधी जी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया है, तो हस्तकला केंद्रित है साथियों, आपको ध्यान रखना है। या आपको ध्यान रखना है, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। चलिए, महात्मा गांधी ने जो कहा था, जिस पर बल दिया था। 18वें नंबर का प्रश्न है कि एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को विद्यार्थी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह क्या कर रहा है साथियों, आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, तो वह क्या कर रहा है? सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन या सीखने के समय आकलन। तो अच्छा उत्तर जो होगा साथियों, वो सीखने के लिए आकलन होगा। या आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर 3। वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, ये आपको बताना है। उसके बाद साथियों, कौन सा यहां पर आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो सकता है, बताइए। अगर बात करें वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है। क्यों? क्योंकि वे सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। तो मुझे ये बताइए, विद्यालय आधारित आकलन करने से क्या ऐसा होगा बोझ उन पर आएगा? तो बिल्कुल नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। उन्हें प्रत्येक विद्यार्थियों को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है, तो ये भी नहीं। विद्यार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं, तो ये भी नहीं। व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। यानी कि अगर आंसर की साथियों जब हम बात करते हैं, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। और जिनका आंसर यहां पर 4 है, तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, कोहल वर्ग की अगर बात करें, तो कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। तो साथियों, किसके चरण प्रस्तुत किए हैं, आपको ध्यान रखना है। कोहल वर्ग की जब बात आएगी, तो नैतिक विकास के चरण की बात जरूर आएगी। इसलिए जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर 4 है, तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्ष को प्रदर्शित कर रही है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए, तो यहां पर साथियों अगर बात करें ना हम लोग कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि बाल केंद्रित कक्ष को प्रदर्शित कर रहा है कौन सा ऑप्शन? एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और विद्यार्थी उन्हें याद करने को कहा जाता है, तो नहीं साथियों। एक कक्षा जिसमें पाठ्यपुस्तक एकमात्र संसाधन है, गलत हो जाएगा साथियों। उसके बाद लिखे एक कक्षा जिसमें विद्यार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, तो ये साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि एक क्लास है, उसमें हर टाइप का बच्चा बैठा है, हर बैकग्राउंड का एक समूह में बैठा है, तो वही साथियों क्या कहलाई जाएगी, आपको ध्यान रखना है, समावेशी कक्षा कहलाई जाएगी। और ये जो होगा ना साथियों, बाल केंद्रित कक्ष भी कहलाई जाएगी। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा, रटकर याद करने के लिए, जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने। तो ये क्या आपको उत्तर लग रहा है, बताइए। तो मैं तो कहूंगा साथियों, यहाँ पर रटने की बात आई है, और जहां पर भी साथियों कभी भी रटने की अगर बात आ जाती है, तो वो कभी भी सही नहीं होता है। दंडात्मक या दंड देना चाहिए, बिल्कुल नहीं साथियों। ऐसे काम करने के लिए जिसे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सके, कभी भी उसको अच्छे अंक लाने के लिए प्रेरित नहीं करना, उस पर दबाव नहीं बनाना है। सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने, बिल्कुल सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें, तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर। और जिनका आंसर यहाँ पर डी है, यानी कि 4 है, तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? तो प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा की अगर बात करें, तो शारीरिक दंड दिया जाता है क्या? नहीं। क्या प्रतियोगात्मक? देखिए, प्रतियोगात्मक भी नहीं कह सकते। क्यों? कि कॉम्पिटिटिव की भावना नहीं होनी चाहिए उनमें, अच्छे अंक पाने की बहुत चाहत नहीं होना चाहिए, सीखने की चाहत होना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन करना चाहिए, तो बहुत ज्यादा मूल्यांकन भी नहीं करना चाहिए बच्चों में, लेकिन व्यक्ति सापेक्ष अधिगम साथियों देना चाहिए। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। चलिए, तो देखिए, जो प्रारंभिक बचपन का समय होता है ना, ये सबसे संवेदनशील होता है, आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो साथियों देखिए, सामाजिकरण के गौण वाहक इनमें से कौन कौन से हो सकते हैं? तो देखिए, अगर बात करें साथियों, विद्यालय हो सकता है और पास पड़ोस हो सकते हैं। इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, 1 के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थी की है, बताइए। प्रतिभावान विद्यार्थी जो होता है, उसमें कौन सी विशेषताएं होती हैं? यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं, तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। वह बहुत ही
तुनक मिजाज होता है, तुनक मिजाज मतलब गुस्सेनाक होता है, तो नहीं साथियों, एक विशेष प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता नहीं है। वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, ढोलना, ऐसा भी नहीं करता है। वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा साथियों। लेकिन अगर बात करें, यहाँ पर कहा गया है साथियों कि कक्षा की जो भी गतिविधियां हो रही हैं, जितनी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है साथियों ना, तो उतना ज्यादा वो ज्यादा एक्टिव रहेगा। यहां पर लिखा है अगर अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वे कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। बिल्कुल, जितनी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होंगी वो उतने ही उसमें अपना मन लगाएगा और ऊबेगा नहीं। तो इसलिए आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर 1 वाला तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न देखिए कि एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। चलिए, तो किसके द्वारा बढ़ा सकती है साथियों, कैसे बढ़ा सकती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा? तो मैं कहूंगा नहीं। अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, या विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंधित करके, या अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। बहुत ज्यादा पुरस्कार भी नहीं देना है साथियों, छोटी छोटी हर बात के लिए पुरस्कार, तो ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, तो प्रतियोगिता को भी बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है। लेकिन विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित अगर किया जाए, तो साथियों प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ाया जा सकता है। तो जिनका आंसर यहां पर 3 था, तो बिल्कुल करेक्ट था। जीन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो जीन पियाजे साथियों किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो मैं आपको बता देता हूं, संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। आपको ध्यान रखना है, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यह बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और हर बार साथियों बहुत सारी शिफ्ट में पूछा जाता है। तो स्किनर का नाम आपको ध्यान रखना है, कहीं भी आपको क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत दिखे तो स्किनर का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि फ्रायड क्या कहते थे? फ्रायड के अनुसार कौन सा यहां पर ऑप्शन बिल्कुल सही है? ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं? नहीं साथियों, विस्मरण का अर्थ है कि यदि किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी क्रिया को करने की असफलता, तो सही नहीं है साथियों। विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। तो ये साथियों बिल्कुल सही है। यानी कि कौन सा कथन फ्रायड के अनुसार है? तो ऑप्शन नंबर 3 वाला है। इसलिए जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर 3 था, तो बिल्कुल करेक्ट था। अगर बात करें साथियों, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया, आप लोग ध्यान रखेंगे, गेस्टोलवादी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा साथियों ये प्रस्तावित किया गया है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। चलिए, तो ये साथियों 30 क्वेश्चन, लगभग थे 31 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए थे। तो मैं उम्मीद करता हूं साथियों, कितना स्कोर, जितना भी आपका स्कोर रहा हो, कमेंट सेक्शन में एक बार अवश्य बताइएगा। और साथियों, मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा, इसके बारे में भी कमेंट करके एक बार अवश्य बताइएगा। और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको कमेंट सेक्शन में दे दिया है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और उसके अलावा टेलीग्राम की अगर बात करें, तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसको भी एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।